हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने कैंसर को मात दी। वो एक बॉलीवुड की बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और कैंसर को मात देकर अपनी लाइफ में वापस से बाउंस बैक किया और अपनी उन्होंने एक छवि को बहुत बहुत कामयाब बनाया और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला एक फेमस अभिनेत्री है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली उनको कैंसर हो गया था, बट उन्होंने अपनी विल पावर से कैंसर को मात दी और वो अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और बॉलीवुड में बहुत अच्छा कम बैक किया उन्होंने और इसके साथ बाउंस बैक किया और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। लेटेस्ट उनकी मूवी संजू बाबा मूवी थी जिसमें उन्होंने नरगिस की बीमारी का रोल प्ले किया था। तो चलिए उनकी जीवनी पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1970 में नेपाल में। जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और वो काठमांडू में जहाँ रहती थी उनकी फैमिली पॉलिटिकली काफ़ी कनेक्टेड थी। उनके फादर पर्यावरण मंत्री थे और उनके दादाजी एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उनके फादर भी ऐसा सोचते थे कि मेरी बेटी आगे जाके कोई पॉलिटिशियन बनेगी। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मनीषा कोइराला को बचपन से ही डांस नाटक इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उनके फादर को ये बात पता चली कि बेटी आगे जाकर फिल्मों में करियर बनाना चाहती है तो उनके पापा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो उस समय जैसे मैगजीन पढ़ते थे, न्यूज़ देखते थे या जो भी आर्टिकल्स पढ़ते थे तो वो इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ख़राब मानते थे। उनको लगता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत डार्क इंडस्ट्री है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा नहीं होता और अच्छे घर के लोग यहाँ पर नहीं जाते। ये ऐसा उनका थॉट प्रोसेस था। बट उनकी दादी ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और कहा कि बेटा, अगर तुम इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हो तो ओके, गो, जाओ अपना करियर बनाओ, बट मेक श्योर कि यू विल बी द बेस्ट, कि तुम यहाँ पर बेस्ट होगी, बेस्ट बनोगी और अपने आप को प्रूव करके दिखाओगी। और अपनी दादी के आशीर्वाद से वो उस फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा नेम और फेम कमाया। वो जब पैदा हुई थी तो उनके पैदा होने की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। जब वो पैदा हुई तो अपने नाना के घर पे थी और नाना हॉस्पिटल में अपने बेबी के आने का वेट कर रहे थे। जब उनको पता चला कि उनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, उनकी बेटी ने बेटी को जन्म दिया है, तो इस बात से वो बहुत नाराज़ हो गए और उनको क्योंकि उनको बेटा चाहिए था तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए। इस बात से मनीषा कोइराला की माँ को बहुत धक्का लगा, बहुत बुरा भी लगा और उन्होंने अपने फादर से बात भी नहीं करी। उन्होंने एक दो दिन के बच्चे को गोदी में उठाया और उससे कहा कि तुम देखना, एक दिन दुनिया में नाम कमाओगी और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे नाम की, तुम्हारे काम की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, तुम बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाओगी और जो लोग आज ना खुश हैं वो तुम्हारे एक दिन पैदा होने पे प्राउड फील करेंगे, तुम सबके लिए प्राउड का कारण बनोगी। ये बात उनकी माँ ने जब वो बच्ची एक दो दिन की थी तभी उनसे बोली थी और ये बात शायद बच्ची के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, इसलिए उसका थॉट प्रोसेस वैसा होता चला गया। उसको डांस में, फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आने लगा। इसलिए हमें हमारे बच्चों को हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से बड़े कैसे भी काम आसानी से पॉसिबल हो जाते हैं। मनीषा कोइराला अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए इंडिया में दिल्ली में आ गई और वहाँ से वो वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। जब वो उन्होंने 12th में पहुँची और 12th कंप्लीट किया तो उनको ऐसा लगने लगा कि अब उनको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, उन्हें अपने खुद के पैसे कमाने चाहिए। बट वो करे तो करे क्या, इसके लिए उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। जब मॉडलिंग स्टार्ट करी तो उनके एक दोस्त ने उनको रिकमेंड किया कि मॉडलिंग में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तुमको बॉलीवुड में एक बार ट्राई करना चाहिए, फिल्मों में एक्टिंग में ज़्यादा पैसा होता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बॉलीवुड में भी अपना लक ट्राई किया जाए और इसी सोच के साथ वो सीधा दिल्ली से बॉम्बे आ गई। बॉम्बे आके भी उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उनको उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर 3 सुपरहिट प्रोड्यूसर से मिलने का मौका मिला। उनको 3 मिले, जैसे शेखर कपूर, सुभाष घई एंड बोनी कपूर। तीनों से उनकी मुलाकात हुई और तीनों को वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तीनों ने उनको अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। तो उनको बॉलीवुड में आते ही इतना अच्छा उनका वार्म वेलकम हुआ, उनको इतनी अच्छी फिल्में मिलनी शुरू हो गई। उनका डेब्यू भी बहुत ही धांसू हुआ था। उन्होंने फिल्म सौदागर से स्टार्ट किया था, यानी राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे बड़े कलाकार के साथ उनको काम करने का मौका मिला था और ये फिल्म उस टाइम पर सुपर डुपर हिट रही थी। फिल्म को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था
और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म की कामयाबी के बाद उनको और ज़्यादा फिल्में मिलने लग गई, बट एक अलग पड़ाव उनकी ज़िंदगी में आ गया था कि अब उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी और इंडस्ट्री में बातें होने लग गई थी कि ये लड़की पनौती है, ये अनलकी है, और इस तरह का टैग उनके ऊपर लग गया था। बॉलीवुड में जब नाम और पहचान बनाना इतना मुश्किल होता है और वहाँ पर एक आउटसाइडर को चांस भी बहुत कम मिलता है, और ऐसे में अगर ऐसे पनौती का टैग लग जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लोग उनको फिल्मों में भी नहीं लेना पसंद कर रहे थे क्योंकि लगातार बैक टू बैक उनकी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। लेकिन फिर भी मनीषा कोइराला लगी रही, लगातार लड़ती रही, काम करती रही, और किस्मत ने पलटी खाई और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली 1942 लव स्टोरी में एक रोल निभाने का उनको मौका मिला। जब वो जब 1942 के ऑडिशन के लिए गई थी तो इस फिल्म के डायरेक्टर विद्युत चोपड़ा को उनका ऑडिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उन्होंने उनको सिरे से रिजेक्ट कर दिया था और कहा कि ये लड़की मेरी फिल्म में काम नहीं कर सकती है। बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस से पूरी तैयारी करी और दोबारा एक चांस मांगा और इस बार उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और लड़के इस रोल को हासिल कर लिया। इस तरह से उनको ये मूवी मिली और इस मूवी के लिए उनको अवार्ड भी मिला और प्रशंसा भी मिली। लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई, बंदी में दम तो है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, बट इससे मनीषा कोइराला की एक बहुत अच्छी इमेज बन गई थी। लोग उनको मानने लग गए थे कि हाँ, इस बंदी में टैलेंट है, और इस तरीके से उनका करियर फिर से ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और उनको फिर से अच्छी फिल्में मिलने लग गई। उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में गुप्त मूवी उनकी सबसे अच्छी सुपर डुपर हिट फिल्म रही, और गुप्त मूवी की बात हम आज भी करते हैं। उसमें उनका काम बहुत ही प्रशंसनीय था, एडोरेबल था। उन्होंने बहुत ही शानदार उस फिल्म में एक्टिंग की थी। इसके बाद उनकी किस्मत और चमकी और उन्होंने एक चैलेंज भी एक्सेप्ट किया। साउथ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर मणिरत्नम जी ने उनको अपनी फिल्म बॉम्बे के लिए साइन किया और ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जब उन्होंने बॉम्बे फिल्म साइन करी थी तो उनके बहुत सारे दोस्तों ने उनको बोला भी, बहुत सारे लोगों ने उनको ये बात सजेस्ट करी कि जब तुम्हारा बॉलीवुड में करियर अच्छा चल रहा है तो तुम्हें साउथ में जाके मूवी करने की क्या ज़रूरत है। बट उन्होंने एक अच्छा डिसीज़न लिया और ये फिल्म हम सब जानते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। ये हिंदी में भी रिलीज़ हुई और हिंदी में भी सुपर डुपर हिट रही। तो इस तरीके से इंसान को अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो कि दुनिया से हटकर होते हैं, बट वो उनके करियर, उनकी सक्सेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। जब लोग उनके लिए ऐसी बातें कर रहे थे कि तुमने साउथ की फिल्म क्यों ज्वाइन करी, तो उन्होंने किसी की भी एक की भी नहीं सुनी और मणिरत्न जी के साथ मिलकर पेड प्रमोशन में पूरे जी जान लगा दी। वक्त के साथ वो और निखरती चली गई। फिर उनको दिल से मिली, दिल से में उनकी प्रशंसा विदेशों में भी खूब प्रशंसा हुई, उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। हालांकि ये एक छोटी सी पिक्चर थी, एक छोटी सी फिल्म 1942 लव स्टोरी की में काम करने के बाद वो कंट्रोवर्सी में भी पड़ गई थी। बट कुछ डिसीज़न हमें अपने करियर में ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाकर लेने ही पड़ते हैं, तो वो भी लाइफ का एक पार्ट होता है। चैलेंज आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए। कंपनी भी की और इसके लिए भी उनको अवार्ड मिला और इसके बाद उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी करी, लेकिन उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गई, जिसमें कि पैसा वसूल, बाजार आदि ऐसी फिल्में हैं। तो ये सारी उनकी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। हालांकि बड़े डायरेक्टर अभी भी उनके साथ फिल्म काम करना चाहते थे, बट मनीषा कोइराला उनके साथ काम नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक अनसक्सेसफुल मैरिज रही और बहुत जल्दी डिवोर्स हो गया। इसके बाद वो परेशान रहने लगी, डिप्रेशन में चली गई और यहाँ तक कि उनको एक घातक बीमारी ने घेर लिया जिसने उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल ली। वो कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी और इसके बाद वो इतनी ज़्यादा टूट गई कि उनको समझ ही नहीं आया कि वो करें तो क्या करें। इतना ज़्यादा उनको धक्का लगा। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन कंट्री गई। वहाँ पर उनके डॉक्टर से जब उनकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने उस ट्रीटमेंट के सारे साइड इफ़ेक्ट उनको बताए, उनको आराम से समझाया कि देखो, ये ट्रीटमेंट से आप ठीक भी हो सकते हो, लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो जो बहुत ख़तरनाक है, आपको उसके बारे में जानकारी होनी
चाहिए। आप अपने बालों को और अपनी आई लैशेज़ को हमेशा के लिए खो सकते हो। आपका हाथ डैमेज हो सकता है। आप अपना हाथ भी प्रॉपर नहीं उठा पाओगे और जब उठाओगे तो वो शेक करेगा, थरथराएगा, काँपेगा। ये सारे चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आ सकती हैं और आप ठीक भी हो सकते हो। तो उसके प्लस और माइनस दोनों हैं। अब आप डिसाइड करो कि आपको ये ट्रीटमेंट कराना है या नहीं। उन्होंने एक रिस्क लिया और उन्होंने कहा ठीक है, जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा, बट मैं ट्रीटमेंट कराऊंगी। और अपने ट्रीटमेंट से, मेडिटेशन से, विल पावर से वो ठीक हो गई और उन्होंने बॉलीवुड में बाउंस बैक भी किया। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया, करियर को स्टेबल करना शुरू किया और उन्होंने वापस से बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई और उनको यहाँ पर सक्सेस मिली। जो कि लेकिन वो बताती हैं कि उस टफ टाइम में लाइफ ने उनको बहुत कुछ सिखाया। वो अपनी लाइफ के प्रति बहुत केयरलेस थी। वो कहती थी मैं कभी वेकेशंस पे नहीं जाती थी, कभी छुट्टी लेके इंजॉय नहीं करती थी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। लेकिन उस के बाद मेरा रूटीन अच्छा हो गया, मैं अपनी लाइफ के प्रति ज़्यादा सीरियस हो गई, मैं अच्छा खाना खाने लगी। उस समय मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे जो कि सारे मतलबी थे, लेकिन मुझे समय ने बताया कि मेरे कुछ ही खास अच्छे फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। और आज मेरा फ्रेंड सर्कल उतना ही छोटा है, सिर्फ उतना है जितना मेरे को चाहिए। और जो लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करी, इस बीमारी से उभरने में हेल्प करी। अब मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, लाइफ को एंजॉय करती हूँ, छुट्टियाँ भी एंजॉय करती हूँ, काम भी करती हूँ, खुश रहती हूँ और अपने परिवार की इम्पोर्टेंस को भी समझती हूँ। बेसिकली मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा दूर हो गई थी, लेकिन मेरी बीमारी में मेरे परिवार वालों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मेरा ये कनेक्शन वापस से उनसे बिल्ड हो गया। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल करी। एक स्टोरी और उन्होंने अपने बुरे टाइम की शेयर करी। उन्होंने कहा कि जब मैं कैंसर से जूझ रही थी तो एक डॉक्टर अक्सर मेरे पास मेरे कमरे में आकर बैठती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती थी, मुझे अच्छा फील कराती थी, मेरे से बातें करती थी और मेरे को ठीक होने में, रिकवरी करने में उसने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं अच्छे से जानती थी कि ना तो वो मेरी फ्रेंड है और ना ही वो मेरी कोई फैन है। एक दिन मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि आप मेरे पास क्यों आते हो, मेरे पास क्यों बैठते हो, मुझे अच्छा फील क्यों कराते हो? ना तो आप मेरे फ्रेंड हो, ना आप मेरे फैन हो, फिर आप मेरे साथ टाइम क्यों स्पेंड करते हो? आप हर संडे आते हो, मेरे साथ बैठते हो, बातें करते हो, मुझे अच्छा फील कराते हो। तो उन्होंने कहा देखो, इस उम्मीद से कि अगर आज तुम्हें साथ सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे साथ आके टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जानती हूँ और मैं इस उम्मीद से करती हूँ कि जब किसी और को टाइम की या सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे। और ये बात मेरे दिल को छू गई और मुझे उस समय समझ आ गया कि अपने लोगों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जब आप बुरे वक्त से गुजर रहे होते हो तो जो एक फैमिली का सपोर्ट होता है, अपनों का जो सपोर्ट होता है, वो आपको रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेडिटेशन आपकी मेडिसिन तो अपनी जगह है, वो तो काम कर ही रही है, लेकिन उसी के साथ अपनों का सपोर्ट, अपनों का प्यार, आपका मेडिटेशन, आपकी विल पावर आपको ठीक होने में ज़्यादा अच्छा फील कराती है और जल्दी रिकवरी आपकी होती है। इसलिए हमें हमें हमेशा अपनी फैमिली से कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए, कनेक्शन स्ट्रांग रखना चाहिए। अगर हम दूर भी रहते हैं तो दिन में एटलीस्ट एक बार अपनों से बात ज़रूर करनी चाहिए, उससे हमें अच्छा फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। और अब मैं लोगों की इम्पोर्टेंस को भी समझती हूँ, लोगों के साथ भी अच्छा वक्त बिताती हूँ। और अपनी बीमारी से ठीक होकर उन्होंने वापस से अपने करियर को सेट करने की सोची, वापस से बाउंस बैक किया और उनका करियर चल पड़ा। उनको बहुत अच्छी मूवी भी करी जिसमें डियर माया, संजू बाबा उनकी खास मूवी रही। संजू बाबा में उन्होंने कैंसर पेशेंट का भी रोल प्ले किया। हालांकि वो बताती है कि जब वो नरगिस जी का रोल प्ले कर रही थी तो उनको अपनी रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे वो याद आ रहे थे। और ये अक्सर होता है जब हम किसी बुरे दौर से गुजरते हैं और ऐसे ही कुछ हमें जब कभी लाइफ में दोबारा फेस करना पड़ता है तो वो सारी कड़वी यादें हमारी ताज़ा हो जाती है। बट उन्होंने उन सारी चीज़ों को दरकिनार किया, अपने काम पे फोकस किया और लोगों ने उनके रोल को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और फिल्म भी काफ़ी सुपर डुपर हिट रही। उनकी जोड़ी रणबीर कपूर के साथ बहुत अच्छी लगी, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी के साथ उन्होंने लस्ट स्टोरी में भी काम किया है और नेटफ्लिक्स पे उनकी एक न्यू फिल्म भी रिलीज हुई है, मस्का। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी
फिल्म और वेब सीरीज में भी काम किया। जब नेपाल में भूकंप आया था तो उन्होंने नेपाल में जाके लोगों की हेल्प भी करी और एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है डिग्निटी फर्स्ट, जिसका मिशन था कि लोग जागरूक बने, लोगों को पढ़ाई लिखाई की इम्पोर्टेंस को समझे, लोग अपने अधिकारों के बारे में जाने। तो उन्होंने लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी। जब वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकली या उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया, फिर वो लोगों की इम्पोर्टेंस को समझ गई और लोगों को सर्व करना भी वो सीख गई और जितना उनसे होता है वो लोगों की हेल्प भी करती है। तो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपकी लाइफ में भी चैलेंज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या आप किसी परेशानी से घिरे हुए हैं, तो दवाई तो अपना असर करेगी। आप लोगों से कनेक्ट रहिए, आप सेल्फ बिलीव पर भरोसा करिए और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में टेक योर हेल्प सीरियसली, यानी अपने आप को सीरियसली लीजिए, अपनी दिल से मदद कीजिए। हमारा तन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारे धन स्वस्थ होना चाहिए, हमारे रिश्ते स्ट्रांग होने चाहिए और हमारे सारे एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। हमें अपनी खुद की अच्छी देखभाल करनी है और इसी के साथ खुद पर पूरा भरोसा रखना है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी सेल्फ बिलीव की, इनर पावर की, विल पावर की। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए बने रहिए। आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पसंद की किसी भी भाषा में अपनी पसंद का कोई भी बुक, लिटरेचर, कुछ भी वहाँ से सुन सकते हैं। अगर आप मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।